बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी ओक्यूलर इंजरीज़ में कंट्यूजन इंजरी या ब्लंट इंजरी। मैंने आपको बताया था कि एक ब्लंट इंजरी एक ऐसी इंजरी होती है कि जिसमें जो है ना ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से जो है इंजरी आती है आई के ऊपर। ठीक है, देखें तो जैसे कि आई के ऊपर पंच लग गया फेस के ऊपर, ठीक है, तो जो इंजरी ओक्यूलर आएगी उसको कहेंगे हम ब्लंट इंजरी। ठीक है, देखिए ब्लंट इंजरी में जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं ना आई को, वो हैं जी लोकेशन क्या है इंजरी की, उसकी फोर्स कितनी थी, इंजरी करने वाली फोर्स कितनी है, ठीक है, और उसके अलावा वो कौन से पार्ट में है इंजरी, ठीक है, ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। और कंटिन्यून इंजरी में देखें आई बाल के अंदर पहले होता क्या है, इंजरी की काज क्या बनती है। पहले डिस्टॉर्शन होती है आई की, यानी सारे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे उनकी शेप चेंज हो जाती है, मुड़ जाते हैं और उन पे फोर्स लगती है। दूसरी डिस्प्लेसमेंट आई बाल की होती है, पूरी की पूरी आई बाल भी मूव करेगी, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर। तीसरी काउंटर कूप इंजरी फिनोमिना ये होगा कि बैक साइड पे इंजरी होगी आई की। काउंटर कूप फिनोमिना की बात करें तो देखें जिस तरह हमने ब्रेन की इंजरी में पढ़ा था ना कि एक कूप इंजरी होती है और एक काउंटर कूप इंजरी होती है। और देखें काउंटर कूप इंजरी वो थी जो कि डायरेक्ट फोर्स की वजह से आ रही है, जैसे कि ऐसे माथे पे अगर पंच लगता है ना तो जो सामने वाले माथे पे या फोर हेड पे जो इंजरी आएगी उसको क्या कहेंगे हम, कूप इंजरी। जबकि उस फोर्स की वजह से जो मोमेंटम ब्रेन के अंदर डेवलप होगा, ठीक है, या स्कल के अंदर डेवलप होगा, उसकी वजह से जो बैक साइड ऑफ द ब्रेन पे जो इंजरी आएगी ना, तो उसको हम हाइंड ब्रेन में जो इंजरी आएगी उसको कहेंगे हम काउंटर कूप इंजरी। ठीक है, तो इसी तरह आई बाल में भी ज़ाहिर है सामने से फोर्स लगेगी तो जो बैक साइड पे इंजरी आएगी आई बाल के ऊपर उसको हम काउंटर कूप फिनोमिना कहेंगे या काउंटर कूप इंजरी कहेंगे। ठीक है, तो देखें आई बाल में ब्लंट इंजरी की वजह से ये ज़्यादा ख़तरनाक इंजरी होती है। इसकी वजह से अब देखें कि पूरी आई बाल के सारे स्ट्रक्चर्स डिस्टर्ब होंगे और सब इंजरी से अफेक्टेड होंगे। ठीक है, सबसे पहले आई लिड अफेक्ट होगा, उसके बाद कंजक्टाइवा, कॉर्निया, आइरस, सिलियरी बॉडी और हाइफीमा बनेगा और कॉम्प्लिकेशंस इसकी बताऊंगा और ट्रीटमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आई लिड के अंदर क्या होता है। ठीक है, आई लिड के अंदर जो चीज़ होती है वो है जी कीमोसिस। ठीक है, इकीमोसिस नहीं कीमोसिस। ठीक है, कीमोसिस ऑफ द आईलिड होगा, यानी ब्लैक आई बन जाएगी। ठीक है, देखें आई बाल के ऊपर जो जब भी कोई इंजरी होती है ना तो आई लिड क्या हो जाता है जी, ब्लैक हो जाता है, यानी उसके ऊपर खून जमा हो जाता है, इकट्ठा होकर जम जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक आई। ठीक है, या कीमोसिस। ठीक है, और ये जल्दी ही ठीक भी हो जाती है कीमोसिस। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन जब बहाल होती है तो। दूसरी ट्रॉमेटिक टोसिस हो जाएगी आई लिड में। पहली चीज़ क्या थी जी, पहली चीज़ थी ब्लैक आई और दूसरी चीज़ है ट्रॉमेटिक टोसिस, यानी जो एपिन्यूरोसिस ऑफ लिवेटर मसल है ना, लिवेटर पार्क्विब्राई सुपीरियोरस, ठीक है, क्योंकि ये लिफ्ट करता होता है आई लिड को, तो इसका एपिन्यूरोसिस जो है रप्चर हो जाएगा। ठीक है, डिसइंसर्शन इसकी हो जाएगी जिसकी वजह से जो है तो टोसिस हो जाएगी, यानी लिड ऊपर से आई बाल के ऊपर ऐसे गिर जाएगा और ऊपर नहीं होगा सीधा। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखें जी कंजक्टाइवा है। कंजक्टाइवा में क्या चेंजेस आएंगी, कंजक्टाइवा के ऊपर सीधी बात है जी हेमरेज हो जाएगा और ये भी 1 से 2 हफ्तों में ठीक हो जाता है हेमरेज। ठीक है, तीसरी चीज़ कॉर्निया है। कॉर्निया में क्या इफेक्ट आएगा, कॉर्निया में पहली चीज़ अब्रेशन आएगा। ठीक है, कॉर्नियल एपिथेलियम जो है बाहर वाली मेम्ब्रेन उसका क्या होगा जी, अब्रेशन हो जाएगा, अब्रेशन इंजरी, रगड़ पैदा होगी उस पर। ठीक है, और दूसरी क्या चीज़ है जी, एक्यूट कॉर्नियल एडिमा। ठीक है, एक्यूट कॉर्नियल एडिमा हो जाएगा क्योंकि ज़ाहिर है डिसफंक्शन ऑफ द कॉर्नियल एंडोथेलियम हो गया है इंजरी की वजह से, तो उसकी वजह से एडिमा हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि ये तीसरी बात यह है कि देखें ये लयन जो होती है ये भी जल्दी ही ठीक हो जाती है स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, और खुद ब खुद ये ठीक हो जाएगी। आयरिस की बात कर लेते हैं जी, आयरिस में क्या चेंजेस, आयरिस में ट्रॉमेटिक मायोसिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखें जो माइड्रियासिस करने वाले फाइबर्स होते हैं ना वो रप्चर हो जाएंगे। ठीक है, और उनकी नर्व्स वगैरह, तो इस वजह से क्या होगी, मायोसिस हो जाएगी, यानी प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा। ठीक है, डायलेटर प्यूपिलाई जो हैं तो वो काम सही नहीं कर रहे होंगे, डायलेट नहीं होगा और कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ट्रॉमेटिक माइड्रियासिस हो जाएगा, यानी आइरिडोप्लेजिया भी इसको कहते हैं। ठीक है,
आप कहेंगे कि मायोसिस और माइड्रियासिस दोनों इकट्ठे कैसे हो गए? ज़रूरी नहीं है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आइरिस में ये चेंजेस आती हैं, ठीक है। मायोसिस भी हो सकता है, माइड्रियासिस भी हो सकता है, और माइड्रियासिस को आइरिडोप्लेजिया भी कहते हैं, ठीक है। ये क्यों हो जाता है जी? स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल्स अगर जो है तो रप्चर हो जाएं, उसकी वजह से माइड्रियासिस हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रिक्ट वाले मसल्स रप्चर हो गए तो उसकी वजह से ज़ाहिर है क्या हो जाएगा, डायलेशन परमानेंट हो जाएगी, उसको हम आइरिडोप्लेजिया कहते हैं। और ये हमेशा क्या होती है जी, परमानेंट होती है। और जो प्यूपल का रिएक्शन होता है ना ब्राइट लाइट के लिए, वो क्या हो जाता है, बहुत ही स्लगिश होता है या फिर बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाएगा, आइरिडोडायलिसिस हो जाएगी जी। आइरिडोडायलिसिस का मतलब ये होता है कि सिलियरी बॉडीज़ की रूट जो है ना, उससे आइरिस अलग हो जाता है, उससे अपने आप को मतलब अलग कर लेता है, ठीक है। तो आगे आ जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा जी, डिप्लोपिया हो जाएगा, ठीक है। दो चीज़ें नज़र आएंगी। एनाइरिडिया हो सकता है। एनाइरिडिया देखें आइरिडोडायलिसिस को ही कहते हैं। अगर ये पूरी 360 डिग्री पे हो जाए, यानी पूरी की पूरी सिलियरी बॉडी से पूरी का पूरा आइरिस जुदा हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है, तो उसको हम आइरिडोडायलिसिस के बजाय एनाइरिडिया कहते हैं कि यानी आइरिस पूरे का पूरा क्या हो गया जी, अलग हो गया, ठीक है। किससे? सिलियरी बॉडी से, जिस पे वो जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से स्टेबल था। अब जुड़ा हुआ नहीं होगा तो ऐसे वो मूव करता रहेगा पर्दे की तरह, ठीक है, और उसकी वजह से ज़ाहिर है फिर बाकी चीज़ें भी डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है। लेंस वगैरह सब लग्जेट हो सकता है और मेनी मोर, ठीक है। सिलियरी बॉडी है आगे। सिलियरी बॉडी पे क्या चीज़ आएगी जी, चेंज। सिलियरी बॉडी शॉक की कंडीशन में चली जाएंगी, ठीक है, यानी हाइपोटोनी हो जाएगी इसमें। और जो है तो ट्रॉमा की वजह से क्या होगा, इसकी एक्वस सिक्रीशंस जो है ना वो निकलना क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, और एंगल रिसेक्शन ग्लाउकोमा डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है सिलियरी बॉडी की में जो है तो रप्चर आया, उसकी वजह से ज़ाहिर है डेब्रिस वगैरह और इन्फ्लेमेटरी मटेरियल निकलेगा और एंगल को ब्लॉक करेगा और एंगल रिसेक्शन ग्लाउकोमा हो जाएगा, ठीक है। हाइफीमा डेवलप होगा। हाइफीमा का मतलब यह है कि जो एंटीरियर चैम्बर है ना आई बाल का, तो उसमें क्या हो जाएगा जी, सिलियरी बॉडी और जो आइरिस हैं उनमें से जो ब्लड लीक हो रहा है वो आके जमा हो जाएगा इंटीरियर चैम्बर में, ठीक है। तो इसको क्लासीफाई किया गया है जी ग्रेड 1 2 3 4 यानी 4 ग्रेड्स में, ठीक है। पहला है माइक्रोस्कोपिक, उसके बाद ये 4 ग्रेड्स आते हैं, ठीक। पहला माइक्रोस्कोपिक जो है उसमें यह है कि रेड ब्लड सेल्स जो है मूव करते हुए इंटीरियर चैम्बर में नज़र आएंगे। और ग्रेड 1 क्या है? ग्रेड 1 ये है कि अगर 1/3 ऑफ द इंटीरियर चैम्बर ब्लड से भर जाए, 1/3, ठीक है। क्या जी, ये हम हाइफीमा की बात करते हैं। पहला 1/3 ग्रेड 1 में, ठीक है। दूसरे ग्रेड में क्या होगा जी, ग्रेड 2 में 1/3 से लेकर 1/2 तक, यानी थोड़ा उससे ज़्यादा ब्लड आएगा। तीसरे ग्रेड में क्या होगा जी, 1/2 से ज़्यादा होगा, मोर देन 1/2, ठीक है। और चौथे ग्रेड में क्या हो जाएगा, टोटल हाइफीमा, टोटल, ठीक है, यानी पूरे के पूरे जो इंटीरियर चैम्बर में ब्लड जमा हो जाएगा, उसको ग्रेड 4 हाइफीमा कहेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है इस जो है ब्लंट इंजरी की? इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जी सेकेंडरी हेमरेज, ठीक है। देखिए एक दफ़ा हेमरेज होगी, दूसरी दफ़ा भी हो सकती है। विद इन दी 24 आवर्स अगर होती है, 24 आवर्स से 1 वीक के दरमियान में, तो उसको हम सेकेंडरी हेमरेज कहते होते हैं, ठीक है। और ये अक्सर हो जाती है, 38% ऑफ द केसेस में होती है ये, ठीक है। और ग्रेड 1 हाइफीमा जो है वो 25% केसेस में रीब्लीड की वजह से ही होता है, और ग्रेड 3 हाइफीमा 70% रीब्लीड की वजह से ही होता है, ठीक है ना। पहली ब्लीड की वजह से नहीं होता, सेकेंडरी ब्लीड की वजह से, ठीक है, या रीब्लीड की वजह से। ग्लाउकोमा डेवलप हो सकता है जी कॉम्प्लिकेशन में, क्योंकि ज़ाहिर है ये एंगल ब्लॉक हो रहा है ट्रेबिकुलर मशवर्क में, डेब्रिस इकट्ठा हो रहा है या इंजरियस मटेरियल एंड ब्लड एंड ऑल दैट, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा जी, ग्लाउकोमा डेवलप हो जाएगा और कॉर्निया में स्ट्रेनिंग आ जाएगी, ठीक है, पिगमेंट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स की वजह से, ठीक है। क्योंकि रेज इंट्राक्यूलर प्रेशर होगा तो स्ट्रेन पड़ेगा, एक प्रेशर पड़ेगा किसके ऊपर, कॉर्निया के ऊपर, ठीक है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन से। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन के बाद ट्रीटमेंट आ जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए हमारा मकसद क्या होता है, हमारा मकसद होता है कि उस बंदे की जो है तो
फौरी ट्रीटमेंट करना और उसको उसकी वीएन को बहाल करना।